इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं इस वेबिनार की अध्यक्ष एवं मंडल की मंडल ऋण प्रबंधक महोदय डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री जी का, अपर मंडल ऋण प्रबंधक प्रशासन महोदय का एवं समस्त शाखा अधिकारियों एवं प्रतिभागियों का। आज राष्ट्रीय हड्डी एवं जोड़ दिवस पर मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी के द्वारा एक व्याख्यान दिया जा रहा है, जिसका विषय है सेव लाइफ सेव वन, जिसमें जीवन रक्षा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, विशेषकर स्वस्थ एवं मजबूत हड्डियों के बारे में जागरूकता संबंधी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। और इस विशेष कार्यक्रम का सजीव प्रसारण YouTube के माध्यम से भी किया जा रहा है। आशा है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से लाभान्वित होंगे। अब मैं आग्रह करूंगा मंडल ऋण प्रबंधक महोदय से कि वह कृपया अपना अध्यक्षीय संबोधन देने की कृपा करें। सीएमएस बादशाह नगर तथा उपस्थित सभी अधिकारी, और क्योंकि राजभाषा विभाग भी आज के इस आयोजन में संबद्ध है, तो अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री राघवेंद्र और सभी संबंधित अधिकारी एवं श्रोतागण, जैसा कि श्री महेश ने बताया, आज बोन एंड जॉइंट डे है। उस उपलक्ष्य में ये आयोजन इस सेमिनार का किया गया है, तो मैं उस पर सभी को एक अपनी बधाई देना चाहूंगी कि इस मौके पर हम लोगों ने एक पहल करी है और एक ये बहुत अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है इस प्रोग्राम की, एज आई एम टोल्ड। एंड सब लोग इससे ध्यानपूर्वक, जो आज का विषय है वो बहुत ही हमारे लिए एक टॉपिकल इशू है, उस पर चर्चा होगी और एक हम लोगों को कुछ इनपुट्स मिलेंगे, जिससे कि जितने भी लोग संबद्ध हैं आज के इस वेबिनार में, वो लोग तो लाभान्वित होंगे ही, साथ में इसका बाद में YouTube पर भी हम लोग पोस्ट करेंगे, तो उसको भी बाद में भी कोई इसका यूज कर सकता है। तो इसी श्रृंखला में जो हम लोगों ने कई सेमिनार्स और वेबिनार्स का आयोजन किया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और राजभाषा विभाग एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त प्रयासों से जो ये पहल की गई है, मैं आप सभी को कोटि कोटि बधाई देना चाहूंगी और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि इस पर एक सार्थक परिचर्चा हो, जिससे हम सभी लाभान्वित हो। थैंक यू मैम। अब मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना व्याख्यान आरंभ करें। सीएमएस सर। धन्यवाद महेश जी। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय लखनऊ, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रशासन श्री राघवेंद्र कुमार जी, लखनऊ मंडल के समस्त शाखाधिकारी एवं कर्मचारी गण, और आज बोन एंड जॉइंट डे है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे और चर्चा करता हूं अभी। और आज का जो ये विषय है, तो आज की इस गोष्ठी की शुरुआत मैं कर रहा हूं, ये हमारी भारतीय अस्थि रोग विशेषज्ञ संघ की इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के द्वारा ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज का दिन इसलिए चुना गया है कि भारत सरकार ने 4 अगस्त 2012 को राष्ट्रीय बोन एंड जॉइंट दिवस डिक्लेयर किया था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन यानी भारतीय अस्थि रोग विशेषज्ञ संघ हड्डी सप्ताह मनाता है, जिसके अंतर्गत इस बार का जो कथानक है, जो विषय है, वो है सेव सेल्फ सेव वन, यानी खुद को बचाएं और साथ में किसी और को भी बचाएं। इस पे अभी थोड़ी सी मैं चर्चा और भी करूंगा। और इस पूरे सप्ताह में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा लगभग 1 लाख फर्स्ट एडर या लाइफ सेवर को तैयार करना, छात्रों को, जवानों को, पुलिस को तथा जनमानस को कैसे घटना स्थल पर रोगी की जान बचाने के लिए उपाय करने हैं, उसके विषय में प्रशिक्षण संबंधी कुछ जानकारी देना, आपकी हड्डियां स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, जोड़ आपके लचीले रहें, इसके बारे में थोड़ा जागरूक करना। और जैसा कि कहते हैं, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक बार हड्डी टूटी या जिंदगी गुजर जाए, इसको बचाने के लिए आपको बहुत कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं। साथ साथ आपकी जिंदगी में कार्य और जीवन के बीच में एक संतुलन बना रहे, आप स्ट्रेस ना रहें, तनाव में ना रहें, आपका स्वयं का स्वास्थ्य और साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहे। इन सभी विषयों पर इस पूरे हफ्ते में परिचर्चाएं और गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिसी कड़ी में आज के दिन बोन एंड जॉइंट दिवस के
दिन मैं आपको दो चीजों पर, बेसिक लाइफ ट्रेनिंग पर और स्वस्थ एवं मजबूत हड्डियां कैसे रहें उसके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। तो मैं हूं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अस्थिरोग विशेषज्ञ, पूर्वोत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय बादशाह नगर लखनऊ। आज का दिन बोन एंड ज्वाइंट डे पे मैं आपसे अपने विचार शेयर करता हूं। एक बहुत ही सामान्य सा इस परिदृश्य है ये, किसी भी सड़क पर आप देख सकते हैं इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। और हमारे रेलवे के संदर्भ में अगर बात करें तो रेलवे एक्सीडेंट्स भी इन्हीं की श्रेणियों में आते हैं। और हम लोग चूंकि एक रेलवे विभाग से संबंधित है जहां पे हमको इन चीजों की जरूरतें कुछ कभी कभी ज्यादा ही पड़ सकती हैं। ट्रैक के किनारे या ट्रैक के आसपास के क्षेत्र में रेलवे एक्सीडेंट्स में जब हताहत होते हैं उस समय भी हमें अपनी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। तो ये सिनेरियो जो अक्सर आपको अपने सड़कों पर दिख जाता है, इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस विषय पे ही मैं आपको जानकारी आज प्रदान करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार का कथानक है सेव सेल्फ सेव वन। स्वयं को बचाइए, साथ में किसी और को भी बचाइए। ये कोई और आपका मित्र भी हो सकता है, आपका संबंधी भी हो सकता है, एक अज्ञात व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके जीवन को थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी कि आप मौत के कगार पर हैं या आप गंभीर रूप से घायल हैं चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, उस समय आपको मदद देकर आपकी जान बचाने में सहायक हो सकता है। इसलिए आज इस कथानक के ऊपर कुछ परिचर्चा और कुछ जानकारियां आपको देने का मेरा उद्देश्य है। आशा करता हूं आप सब इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। ये कोई चोट लगा हुआ व्यक्ति जो है ये सड़क पे पड़ा हुआ भी हो सकता है। और रेलवे के संदर्भ में बात करें तो रेलवे एक्सीडेंट के बाद रेलवे ट्रैक पर या आसपास के एरिया में भी मिलेगा, जहां पे हो सकता है तुरंत आपको चिकित्सकीय सुविधाएं ना उपलब्ध हो, लेकिन आप अगर वहां पर कुछ ये बेसिक लाइफ सेविंग मेजर्स जानते हैं तो आप उस व्यक्ति के जीवन को बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए आज के इस विषय की यही सबसे बड़ी महत्ता है कि आपको इस विषय में जागरूक करना कि कहीं भी कोई घायल या रोगी पड़ा हुआ है, उसको जब तक कि निश्चित मेडिकल सुविधा मिले तब तक आपके द्वारा किए गए कुछ उपाय उसकी जिंदगी को बचाने में और उसकी जिंदगी को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारतीय अस्थिरोग विशेषज्ञ संघ की इस पूरे हफ्ते में यह प्रयास है कि पूरे देश में कम से कम 1 लाख जीवन रक्षक लोगों को तैयार कर सके इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के द्वारा। कुछ चीजें जान लेना यहां ज्यादा जरूरी है। जब किसी व्यक्ति की क्लिनिकल डेथ होती है, यानी कि उसकी पुतलियां फिक्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, जिसको हम लोग क्लिनिकल भाषा में डेथ कहते हैं, लेकिन अंदर अंदर उसके शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाएं चालू रहती हैं और ये 3 से 5 मिनट तक चालू रहती हैं जब तक कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो 3 से 5 मिनट का जो वक्त है, इसको हमारी मेडिकल भाषा में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस बीच अगर उसके हृदय को चालू करके, उसके श्वसन को चालू करके, उसके दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई 3 से 5 मिनट के भीतर पहुंचा दी जाती है तो उसका ब्रेन मृत नहीं होता है। और कई दफे ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो क्लिनिकली डेड दिख रहे हैं, 3 से 5 मिनट की इस एक्सरसाइज के बाद उनके दिमागों को एक्टिव हो जाने से वो पुनः जीवित हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये 3 से 5 मिनट आपके हाथ में है, जो घटना स्थल पर मौजूद है और जो इन 3 से 5 मिनट में इन उपायों को करके किसी के जीवन को बचा पाने में सहायक हो सकते हैं। हो सकता है सबको आप ना बचा पाए, लेकिन अगर आपने किसी 1 या 2 की जिंदगी भी बचा ली तो उसके लिए तो ये अमृत समान होगा। इसलिए थोड़ा सा इस विषय में जानकारी देना आज मैं समझता हूं अहम भी है और महत्वपूर्ण भी है। अब अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़े ये कहते हैं कि 199 देशों में 2018 का ये एक सेंसस आया है जिसमें भारत सड़क की दुर्घटनाओं में नंबर 1 पर है। इसके बाद चाइना और अमेरिका का नंबर आता है। ये स्थिति है हमारे देश में 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। पूरे विश्व में हम नंबर 1 पर हैं, उसके बाद चाइना और यूएस है। 2019 में अगर हम देखें तो भारत के प्रत्येक प्रांत या यूनियन टेरिटरीज में 4,49,002 सड़क दुर्घटनाओं के मामले हुए, जिन्होंने 1,51,113 जानें ली और 4,51,361 लोगों की चोट लगने से मृत्यु तो नहीं हुई होगी, लेकिन गंभीर स्थिति में पहुंचे और हो सकता है जीवन में विकलांग होने के लिए भी विवश हो गए। अगर आप आगे और देखें
तो 18 से 35 साल का जो पीरियड है, जो यंग एडल्ट है, इसमें से 69.3% जो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार थे वो इस ग्रुप में थे। और जो हमारे जीवन का सबसे क्रियाशील पीरियड होता है 18 से 60 साल का, वो करीब करीब इन रोड एक्सीडेंट्स में 84.3% था। आप समझ सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का और घायल होने वालों का कितना बड़ा परसेंटेज है, जिसको हम अटेंड न करें तो शायद आने वाले टाइम में स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जितनी भी एक्सीडेंट्स में डेथ हुई हैं उसमें से 86% पुरुष थे, जबकि महिलाएं मात्र 14% थी। शायद इसका कारण यह है कि महिलाएं चूंकि अक्सर घर में ही रहती हैं, लोग मोबाइल होते हैं, पुरुष मोबाइल होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट के ज्यादा शिकार होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे महिलाएं भी कार्य क्षेत्रों में सक्रिय हो रही हैं, हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बदले भी। तो ये स्थिति है आज की तारीख में एक्सीडेंट्स की, और इसीलिए लाइफ सेविंग मेजर्स को अपनाने की और जानने की आवश्यकता है। अब एक सवाल ये आता है, लोग अक्सर डरते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट का रोगी पड़ा हुआ है तो पुलिस हमें परेशान करेगी, पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी, हमको जो है बेवजह परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए कोई वहां पे हाथ नहीं डालता, कोई उस जगह पे कुछ भी सहायता देने से हिचकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल का जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया, उसमें उन्होंने एक गुड समैरिटन वो अच्छा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की चिंता किए अपनी जान को खतरे में डालकर किसी रोगी के लिए कुछ करने की कोशिश करता है घटना स्थल पर, या उस रोगी को अस्पताल पहुंचा देता है। तो ऐसा कोई भी गुड समैरिटन, ऐसा कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर घटना स्थल पर रोगी को कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है, उसे अस्पताल पहुंचा देता है, तो पुलिस इस नियम के तहत उससे कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको कोई गवाह नहीं बना सकती। इसलिए पुलिस का डर इस संबंध में निकाल दीजिए, क्योंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने आपको इतनी पावर्स दे दी हैं कि अगर आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पुरस्कार के, अगर किसी को आकस्मिक मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी तरह का आप सहायता प्रदान करते हैं, तो आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जाएंगे। ये चीज आपके लिए भी जानना जरूरी, ताकि आपके मन से बेवजह पुलिस का खौफ निकल जाए। अब जब कोई घायल वहां पे घटनास्थल पर मौजूद है, तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए कुछ चीजों की जो जरूरत होती है वो देखिए मैंने यहां लिखी हुई है। आपको और भी बता दूं, हर गाड़ी में, हर ट्रक में, हर व्हीकल में इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के चलते एक फर्स्ट एड किट का होना आवश्यक है। हमारे रेलवे के संदर्भ में बात करें तो आपके गार्ड के पास फर्स्ट एड का बक्सा होता है, कोच अटेंडेंट के पास बक्से होते हैं, हर स्टेशन पे स्टेशन मास्टरों के पास फर्स्ट एड बक्से होते हैं, और इवन गैंग हट्स में फर्स्ट एड बक्से होते हैं। तो अगर कहीं भी कोई ऐसा घायल या रोगी है जिसको आपको प्राथमिक उपचार देना है, तो इन बक्सों में आपको पट्टी मिलेगी, रुई का बंडल मिलेगा, आपको छोटी छोटी बैंडेड की जख्म को ढकने वाली पट्टियां मिल जाएंगी, टेप मिलेगा, बीटाडीन का मलहम मिलेगा उस पर लगाने के लिए, सेवलॉन मिलेगा जख्म को साफ करने के लिए, ग्लव्स भी होंगे जिससे आप अपने आप को बचाव कर सकें HIV या हेपेटाइटिस बी टाइप की संक्रामक रोगों से। एक कपड़ा होगा, सूती कपड़ा, जिससे कि आप उसको साफ कर सकें। सेफ्टी पिन्स होती हैं उन कपड़ों को अपनी जगह पे स्थिर बनाए रखने के लिए, और साथ में एक प्लास्टिक का पाउच होता है जिसमें ये सब चीजें रहती हैं, या कभी कभी उस पाउच का इस्तेमाल किसी भी टूटे हुए अंग को सहारा देने के लिए भी किया जा सकता है। ये सारे के सारे फर्स्ट एड किट आपको एक्सीडेंट वाली गाड़ी के बोर्ड, उसमें डैशबोर्ड पे मिल सकते हैं, या रेलवे के संदर्भ में बात करें तो मैंने आपको बताया ये फर्स्ट एड बक्से आपको कहां कहां उपलब्ध होंगे। आप इनको लीजिए, इनसे सामान निकाल करके आप घायल व्यक्ति के जख्मों की पट्टी भी कर सकते हैं और उसकी देखभाल भी इनके मदद से कर सकते हैं। अब आपको सीखना क्या है कि क्या चेन होती है जब भी कभी कोई एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है, जिसकी जान को खतरा है, उसके लिए आप किस श्रृंखला में काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है आप मदद के लिए पुकारें, आप जोर जोर से आवाज लगाएं, आसपास खड़े कोई भी व्यक्ति जो सहायता के लिए इच्छुक हो उनको बुला लें। कोशिश करें अगर व्यक्ति मृत अवस्था की तरफ जा रहा है तो जल्दी से जल्दी CPR टेक्निक का इस्तेमाल करें। ये क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। अगर CPR से भी फायदा नहीं हो रहा है तो उसके हार्ट को चालू करने के लिए आपको डिफिब्रिलेटर की मदद भी दी जा सकती है, जो हर ट्रेंड फर्स्ट प्रोवाइडर को मालूम होती है, जो अक्सर जब एम्बुलेंस आती है उसमें भी ये मौजूद होता है। और जैसे ही आपका रोगी स्थिर अवस्था में आ जाता है, आप उसको जल्दी से जल्दी
एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए, निश्चित उपचार के लिए अस्पताल भेजें। इस श्रृंखला में आपको काम करने की आवश्यकता होती है, तभी आप किसी की जान बचाने में सहायक हो सकते हैं। पहला कदम क्या है? सबसे पहले यह देखें कि जहां पे आपका घायल रोगी पड़ा है उसके आसपास का वातावरण सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि बहुत दफे आपने देखा होगा अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो चोट खा के जमीन पे गिर पड़ा और पीछे से एक गाड़ी आई उसको क्रश करके चली गई। पहले वाले एक्सीडेंट में तो उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन पीछे से आने वाली गाड़ी जो उसके ऊपर से गुजर गई उसने उसकी जान ले ली। तो कोशिश करें कि जो भी घायल है वहां पे उसको बीच सड़क पे अगर पड़ा है उसको उठा करके किनारे कर दें, ताकि उसको दोबारा उसके साथ कोई हादसा न होने पाए, उसकी जान बच सके। इसके लिए आपको उसकी सेफ्टी के तौर पे उसको किनारे किसी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर देना आवश्यक। फिर आप क्या करें? सबसे पहले देखें कि वो व्यक्ति होश में है या नहीं है, चेतनावस्था में है या नहीं है। तो जोर जोर से उसके कंधों को हिलाएं, उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम ठीक हो, अपनी आंखें खोलो। तो अब जब आप ये सब काम करते हैं तो अगर व्यक्ति होश में है, उसकी चेतना अभी भी बनी हुई है, तो वो आपके सवालों का जवाब दे देगा। तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति का मस्तिष्क अभी काम कर रहा है, ये व्यक्ति अभी जीवित है। आगे का काम इसकी फर्स्ट एडर के हिसाब से आपको करना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है तो आप जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाइए, लोगों को बुलाइए और जल्दी से किसी से कहिए कि हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए या पुलिस को फोन करें। नंबर अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले उसका होश का लेवल चेक कर लें, उसको बोलकर पूछकर, नहीं है तो आप मदद के लिए गुहार लगाएं और एम्बुलेंस बुलाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें। अगर वो नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी होश में नहीं है, लेकिन उसकी सांस अगर चालू है, तो आप उसको रिकवरी पोजीशन कहलाती है, एक ये आइडियल पोजीशन होती है, फौरन आप उसको उस रिकवरी पोजीशन में कर दें। यदि वो व्यक्ति आपके सवालों का, आपकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, यानी होश में नहीं है लेकिन सांस ले रहा है, तो सबसे पहले आप उसको रिकवरी पोजीशन में कर दें। रिकवरी पोजीशन कैसे करते हैं उसका तरीका देखिए, मैंने यहां दिखाया है। सबसे पहले आप उस घायल व्यक्ति के बगल में बैठ जाएं, घुटने के बल, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो बाजू आपके तरफ है उसको 90 डिग्री पे मोड़ दें और उसके हाथ की जो हथेली है उसको ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ फेस करता हुआ कर दें। उसके पश्चात आप क्या करें, उसका जो दूसरा हाथ है अपोजिट साइड वाला, उसको उसके छाती के अक्रॉस ला करके हाथ को उल्टा करके, यानी हाथ के पिछले भाग को उसके गाल के नीचे रख दें, ताकि जैसे आप हाथ का सहारा लेके सोते हैं उस तरीके की पोजीशन में इसके हाथ को, बैक को उसके गाल के नीचे कर दें। उसके बाद क्या करें, आप उसका जो दूसरी तरफ का पैर है उसके घुटने को मोड़ लें इस तरह कि उसका पूरा का पूरा पैर चपटा जमीन पर हो, घुटना मुड़ा हो और पैर चपटा जमीन पर हो, और उसके पश्चात उसके उस मुड़े घुटने को एक हाथ से और दूसरे हाथ से, जो आपने उसका हाथ गर्दन के नीचे रखा हुआ था, गाल के नीचे रखा था, उसको पकड़ के उसको रोल कर दें, यानी उसको करवट के बल लिटा दें। जब आप करवट के बल लिटा देते हैं तो उसका श्वसन मार्ग वगैरह सब क्लियर हो जाता है। इस पोजीशन में देखिए मैंने जो आपको दिखाया है कि इसका जो दूसरा पैर है वो बिल्कुल सीधा है और अपोजिट साइड का पैर मुड़ा हुआ है। उसका एक हाथ अपोजिट साइड का उसके बाएं गाल, उसके गाल के नीचे है और दूसरी तरफ का हाथ, उसका हथेली ऊपर की तरफ उठी हुई है। इसको हम लोग कहते हैं रिकवरी पोजीशन। और आपने अगर देखा होगा, सोते समय जब भी कभी आप इस मुद्रा में सोते हैं आपको सबसे बढ़िया नींद आती है, और बच्चे भी बहुत दफे इसी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपका सारा का सारा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। दाईं करवट लिटाना है या बाईं करवट लिटाना है, ये डिपेंड करता है उसकी किस तरफ की चोटें हैं या क्या उसके हालात है और आप किस तरफ है। लेकिन आप करवट देकर के इस पोजीशन में अगर आप लिटा देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिकवरी पोजीशन, जिसमें सारा का सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। और इसके पश्चात आप नंबर देखिए मैंने लिखे हैं इसमें, जिसपे आप कॉल कर सकते हैं। 112 है और 999 है। इन पे आप कॉल करके, ये नेशनल नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल करके आप हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन जब तक हेल्प आती है तब तक आप उसको मॉनिटर बराबर करते रहिए और रिकवरी पोजीशन में उसको रखे रहिए। ये मैंने आपको तरीका भी बताया कैसे आप इसको करेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं कि मरीज आपका किसी भी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है, होश में भी नहीं है और सांस भी नहीं ले रहा है। तो अब आप क्या करें कि फौरन 112 इमरजेंसी नंबर है, इस पे आप कॉल करके मेडिकल फैसिलिटी को बुला लें और सीपीआर टेक्निक, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन,
सामान्य भाषा में कहें हृदय और फेफड़े का पुनर्जीवीकरण। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको आप स्टार्ट कर दें ताकि उसका जीवन बच सके। यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सीपीआर आप तभी करें जब आप इसके बारे में खुद कॉन्फिडेंट हो, आपको लगे कि आप अच्छे से कर सकते हैं, वरना कोई और व्यक्ति जो वहां खड़ा हुआ है अगर वो कर सकता है तो उससे करने के लिए कह दें। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सीपीआर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को बचा ही लेंगे, लेकिन हां, अगर आपने से 100 में से 2 जिंदगी भी बचा ली तो आप ये समझ लीजिए कि इस सीपीआर की तकनीक को सीख कर आपने कुछ ना कुछ मानवता के नाते करा। और ये सीपीआर की तकनीक किसी उस व्यक्ति पर न करें जो होश में है या जो नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा है। इसको आपको उन्हीं में करना है जो बेहोश हैं, होश में नहीं है, आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिनकी सांस रुक गई है। वहां पर आपको ये सीपीआर की तकनीक अपनानी है जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं। इस सीपीआर टेक्निक का जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं CAB, कैब। कैब माने टैक्सी, ठीक है। तो इस तरह से सी से होता है सर्कुलेशन यानी खून का संचार, ए यानी एयरवे सांस लेने का मार्ग, श्वसन मार्ग, बी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी श्वसन, रेस्पिरेशन। ये 3 इसके जो हैं ये CAB कहलाते हैं। कुछ लोग इसको ABC भी कहते हैं, लेकिन जो बेटर वे है वो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे CAB कहलाता है। इसमें आप क्या क्या करते हैं ये आप देख लीजिए। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी हेलो, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब यह है कि हृदय और फेफड़ों को दोबारा से चालू करना, दोबारा से उनमें जान फूंकना, ताकि व्यक्ति को जीवन हम दे सकने में सक्षम हो सके। अब सर्कुलेशन यानी खून का संचार करने के लिए क्या करते हैं, आपको मालूम होगा कि आपके शरीर में हृदय होता है जो धमनियों के द्वारा सारे शरीर को रक्त पहुंचाता है। तो अगर दिल आपका जो है वो रुक गया है तो खून का संचार रुक जाता है। इसके लिए आप व्यक्ति की नाड़ी को फील करें, अगर नहीं मिल रहा है तो आप व्यक्ति के बगल में घुटनों के बल बैठ जाए और उसके बाद आप इस तरीके से देखिए, दोनों कोहनियों को अपने बिल्कुल सीधा रखें। आपकी दोनों कोहनियों में झोल ना रहे, मुड़ी ना रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहें और आप इस तरीके से इसके बगल में बैठ जाए। और बैठने के बाद आप अपने हाथ की जो गदेली है उसको उसके छाती के बिल्कुल बीच में हड्डी के ऊपर रख दें। दूसरा हाथ इस हाथ के ऊपर इस तरह रखें कि आपके दोनों हाथ की उंगलियां आपस में इंटरलॉक्ड रहें, फंसी रहें। और उसके बाद आप उसकी छाती की हड्डी को कस के दबाएं 100 बार 1 मिनट में, और इतने फोर्स से दबाएं, इतने दबाव से दबाएं कि कम से कम उसकी छाती का पिंजड़ा 1 से 1.5 इंच नीचे दबे, क्योंकि तभी वो जाके दिल को छुएगा और जब दिल को छुएगा तब दिल जो है वो दोबारा से चालू होने की स्थिति में आता है। और एक बार दबाएं, फिर ढीला छोड़ दें, दबाएं, ढीला छोड़ दें और फिर उसके बाद नाड़ी को महसूस करें। अगर आपका ये प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है और मरीज का भाग्य अच्छा है तो आपके इस करने से उसका खून का संचार दोबारा से चालू हो जाता है और आपको उसकी नाड़ी फील होने लगती है। तो छाती को आपको 100 प्रति मिनट के दर से दबाना है, कम से कम 1-1.5 इंच नीचे दबे और बराबर से आपको दबाव भी देना है और ढीला भी छोड़ना है। और अक्सर जो मेरा अपना अनुभव रहा है, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में अक्सर ये सब चीजें देखते हैं। आप अगर अपने इस प्रक्रिया को अच्छे से मन से करते हैं तो 10 में से 2 लोगों की जान बचा पाने में आप हमेशा सफल हो जाते हैं। और सड़क के किनारे भी अगर आप 1-2 लोगों को बचा सके तो मैं समझता हूं कि आपका ये आज जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए सफल रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, आप देखते हैं श्वसन का मार्ग, सांस का रास्ता इसका अवरुद्ध तो नहीं है, रुका हुआ तो नहीं है, बाधित तो नहीं है। उसके लिए आप क्या करें, एक हाथ उसकी नाक, उसकी गर्दन के नीचे रखें जैसा कि देखिए मैंने दिखाया है, और थोड़ा सा उसकी गर्दन को उठा लें। दूसरे हाथ से उसके माथे को नीचे की तरफ प्रेस करें। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो उसका सांस का रास्ता जो है वो सीधा हो जाता है। अगर उसमें कहीं कुछ घुमाव है या थोड़ा सा बाधा है तो वो जो है हट जाती है और उसका सांस का रास्ता सीधा होकर के श्वास लेने के लिए खुल जाता है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि आप अपना हाथ गर्दन के नीचे से निकाल लें। एक बार जब आपने उसको सीधा कर दिया, उस हाथ को आप उसकी ठुड्डी पे रखें,
ठुड्डी से उसको ऊपर की तरफ प्रेस करें और माथे से नीचे की तरफ प्रेस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो उसकी जबान जो है वो श्वसन मार्ग से हट जाती है। तो बहुत दफे क्या होता है, बेहोश व्यक्ति में जबान जो है वो पीछे की तरफ जाके तालू से चिपक जाती है, गले से चिपक जाती है, रास्ता रुक जाता है। लेकिन जब आप उसकी ठुड्डी को ऊपर उठा देते हैं, माथे को नीचे झुका देते हैं, तो जबान एक तरफ को टिल्ट हो जाती है और आपके सांस का रास्ता खुल जाता है। तो जब एक बार आपने, जैसे कि हम लोग रेल की भाषा में बात करें, तो अगर कहीं भी डिरेलमेंट होता है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक क्लियर करते हैं। तो ट्रैक क्लियर करना यहां भी वैसे ही जरूरी है कि सांस रूपी गाड़ी जिस मार्ग पे चल रही है वो मार्ग आपका खुला रहे। और इसी के लिए सबसे पहले आपको उस मार्ग को खुला रखने के लिए गर्दन को उठा करके और ठुड्डी को ऊपर उठा करके उस रास्ते को चालू करना है, ताकि उसके चलने के बाद आपकी श्वसन रूपी गाड़ी उस पर सुगमता से चल सके। साथ साथ आप ये भी करें कि अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है फिर भी, तो उसके सर को एक तरफ को थोड़ा सा झुका दें, उससे भी थोड़ा सा जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो बाधाएं हैं वो हट जाती हैं। और उंगली अपनी उसके मुंह में डाल करके थोड़ा सा घुमा दें, क्योंकि कई दफे क्या होता है, चोट लगने के बाद मुंह में पत्थर घुस जाता है या दांत टूट जाता है या कोई और फॉरेन बॉडी आ जाती है जिसकी वजह से सांस का रास्ता रुकने लगता है। तो जब उसके मुंह को खोल के आप उंगली से डालते हैं तो उन चीजों को जब आप निकाल देते हैं तो सांस का रास्ता दोबारा से क्लियर हो जाता है। आपके गाड़ी के गुजरने का ट्रैक क्लियर अगर हो गया तो उसके पश्चात आपकी गाड़ी यानी श्वास चले, इसका आपको इंतजाम करना है। और उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले तो देखिए कि उस व्यक्ति का, घायल व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे उठ रही है या नहीं उठ रही है। साथ साथ आप उसके मुंह और नाक के पास अपना कान ले जाकर के उसके सांस की जो आवाज होती है उसको महसूस करने की कोशिश करिए। और उसके नथुनों से या उसके मुंह से अगर कोई हवा निकल रही है तो उसको अनुभव करिए। ये लुक, लिसन एंड फील, इससे अब आप जान जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने से स्वतः सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अगर स्वतः सांस ले रहा है तो आप उसके सर को एक तरफ की तरफ झुका दीजिए, उसके मुंह में जो कुछ भी बाधाएं हैं, जो कुछ भी ईंटें, रोड़े या दांत वात हैं, हटा दीजिए। श्वसन मार्ग चालू है और व्यक्ति अगर अपने आप श्वास ले रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि उसका श्वसन पुनः से आ जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से वो सांस नहीं ले पा रहा है तब आपको उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कृत्रिम श्वास देना होता है। जैसा कि मैंने आपको देखिए फ्लो चार्ट में दिखाया है, अगर उसकी सांस चल रही है कुछ मत करिए, उसको रेस्क्यू पोजीशन, रिकवरी पोजीशन में लिटा दीजिए और उसके सांस के रास्ते को चालू कर ही दिया है आपने। बस बार बार आप देखते रहिए जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है। लेकिन अगर फिर भी सांस उसकी नहीं चल पा रही है, नहीं चलती है, तब आपको उसे कृत्रिम श्वास देनी है, रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। कैसे देते हैं ये देखिए, तरीका है माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह द्वारा। क्या करना है इसमें, उसके गर्दन और उसकी ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, नाक को उसके चुटकी से बंद कर दें, नोज को बंद कर दें, खुद एक सांस, नॉर्मल सांस लें, अपने होठों को उसके मुंह के ऊपर लगा दें और पूरी ताकत से फूंके, इतनी ताकत से कि रोगी का छाती ऊपर उठे। 1 सेकंड तक आप पूरी ताकत से फूंकें। यहां एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो घायल व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, वो हो सकता है किसी संक्रामक रोग का भी वाहक हो। तो अपने को बचाने के लिए आप उसके मुंह के ऊपर एक टिश्यू पेपर या कपड़ा या रुमाल डाल करके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दीजिए, ताकि उससे कोई भी संक्रामक रोग या कोई भी अन्य रोग आपको न लगने पाए। कपड़ा रख करके उसकी नाक को बंद करके खुद गहरी सांस ले करके उसके मुंह में पूरी ताकत से उड़ेलिए, तब तक जब तक कि उसका छाती फूल ना जाए, उठ ना जाए, जिसमें लगभग 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। फिर आप उसकी छाती को स्वतः गिरने का देखिए। अगर आपने हवा भर दी है तो कुदरती बात है, हवा अपने आप निकल भी जाती है। तो छाती जब उसकी गिर जाती है, नीचे निकल जाती है हवा उसकी, फिर से आप अपना मुंह उसके मुंह पे रखिए, दोबारा से उसको फिर ब्रीदिंग दीजिए और ये चीज हर 3-3, 4-4 सेकंड पर करते रहिए। अगर आपका भाग्य अच्छा है और रोगी का भाग्य अच्छा है तो आपके इन प्रयासों से हो सकता है उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग, स्वतः श्वास करने की जो क्षमता है वो दोबारा से लौट आए। तो अगर किसी व्यक्ति में श्वसन नहीं हो रहा है तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या रेस्क्यू ब्रीदिंग आपको देनी है। और चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मिले जुले योग के साथ आप यकीन जान लीजिए, आप 2 से 5% लोगों को मृत्यु की कगार से खींचकर
वापस जिंदगी में लौटा सकते हैं। आप इतना विश्वास रखिए। कभी कभी क्या होता है, मुंह में आप नहीं कर पाते हैं तो आप नाक से देते हैं। इसमें भी आप नाक और ठुड्डी को ऊपर उठाइए, उसके मुंह को एक हाथ से बंद कर दीजिए, एक नॉर्मल सांस लीजिए, अपने होठों को उसके नाक के ऊपर रखिए और उतनी ताकत से फूकिए कि उसका जो छाती है वो उठे, ऊपर की तरफ उठे, जिसको आप लगभग 1 से 2 सेकंड कर सकते हैं। तो जहां पे आप माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह का कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हैं, वहां आप मुंह से नाक में भी दे सकते हैं। और खासकर उन परिस्थितियों में जहां पर रोगी का मुंह खोला नहीं जा सकता या आप उसके मुंह को अच्छे से सील नहीं कर पा रहे हैं, आप जब हवा दे रहे हैं तो वो लीक कर जा रही है, उसके माउथ में, उसके मुंह में इतनी चोटें हैं कि उसमें हवा जा पाने की जगह नहीं है, या उसका पेट फूल गया है, यानी कि उसकी जो सांस की हवा है वो उसके पेट में जा रही है, उसका पेट फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह का श्वास देते हैं तो और ज्यादा आप उसके पेट को फुलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मुंह से नाक को दीजिए ताकि नाक के जरिए सीधे सीधे आपके द्वारा दी गई प्राण वायु उसके फेफड़ों में पहुंचकर उसे जीवन प्रदान कर सके। आपको रुकना कब है? सीपीआर जो आप ये कर रहे हैं, यानी चेस्ट कॉम्प्रेशन हार्ट के लिए, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया आपके श्वसन के लिए, जैसे ही आपके पास इमरजेंसी मेडिकल हेल्प आ जाती है, आप उनको हैंडओवर कर देते हैं, तब आप रुक सकते हैं। या जब व्यक्ति जीवन के लक्षण दिखाने लगे, उसकी सांस अपने आप चलने लगे, उसकी नाड़ी फिर कुछ कुछ महसूस होने लगे, आप रुक सकते हैं। या जब आप इतना थक गए हो कि आप अब और ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप अपने आसपास अगर कोई व्यक्ति इससे परिचित है, आप उसको बुला सकते हैं। हर 2-2 मिनट के पश्चात आप लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और दोनों लोग मिल करके सीपीआर की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं उसका हार्ट चालू हो पाता है या रेस्पिरेशन नहीं चालू हो पाता है, तब आपके पास जो अगला उपाय है, जो हर फर्स्ट एडर के पास होता है, हर फर्स्ट एड एम्बुलेंस में भी रहता है, केयर एम्बुलेंस में रहता है, उसको कहते हैं डिफिब्रिलेटर। ये स्लाइड शायद निकल गई है। उसमें डिफिब्रिलेटर होता है जिसको एईडी कहते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसको आप हार्ट पे लगाते हैं, वो खुद आपके हार्ट की रिदम को पकड़ लेता है और कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक उसे देना है वो स्वतः अपने उसी से दे देता है। और कभी कभी बिजली के इस झटके को देने से व्यक्ति का जो हार्ट रुक गया है वो चालू भी हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो आपका अंतिम प्रयास होता है उसके हृदय को चालू करने के लिए। इन तरीकों से जब आप व्यक्ति के सांस को और व्यक्ति के रक्त संचार को स्थापित कर लेते हैं, उसमें जीवन का संचार होने लगता है, तब आप उसके बाद उसकी जहां जहां से उसके खून निकल रहा है उसकी पट्टी कर दीजिए। अगर हड्डी टूट गई है तो उनको सहारा दे दीजिए, स्प्लिंट कर दीजिए। आसपास जो भीड़ भड़क्का इकट्ठा हो गया उसको हटा दीजिए ताकि व्यक्ति को साफ प्राणवायु हवा मिल सके। और कोशिश करिए जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी घायल रोगी को किसी भी चिकित्सा केंद्र पर, अस्पताल पर पहुंचा दिया जाए। और इसके लिए अगर आपको दूसरे लोगों की मदद भी लेनी पड़ सकती है तो आप लेने में हिचकिचाइए मत। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका श्वास का मार्ग है उसमें कोई फॉरेन बॉडी, कोई चीज जाके फंस जाती है, जो अपने आप में एक इमरजेंसी होती है। खासकर एक्सीडेंट्स में पता लगा स्टीयरिंग व्हील का एक टुकड़ा टूट के जाके सांस के रास्ते में फंस गया, कुछ नहीं तो कोई भी और चीज फंस सकती है। तो अगर ऐसे में कोई भी चीज जो आपके श्वसन के मार्ग को रोक रही है, तो उसमें क्या करता है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसे कहते हैं चोकिंग। अगर हल्का है चोकिंग तो आदमी बोल सकता है, खांस सकता है, सांस भी ले सकता है। लेकिन अगर बहुत जबरदस्त चोकिंग है तो ना तो वो बोल पाएगा, ना वो खांस पाएगा और ना वो सांस ही ले पाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में आपको उसके इस श्वसन मार्ग की बाधा को, अवरोध को हटाने के लिए क्या करना है ये भी थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहली चीज है, आप आदमी से कहिए कस के खांसी करो। अगर खांसी कर रहा है और होश में हल्का फुल्का चोकिंग है तो खांसने के साथ वो चीज निकल के बाहर आ जाती है। वो कभी कभी डेंचर भी हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल टीथ भी हो सकते हैं, हड्डी का कोई टुकड़ा भी हो सकता है, कोई कंकड़ भी हो सकता है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, खांसने से निकल जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आप उससे कहिए व्यक्ति से कि वो आगे की तरफ झुक जाए, अपना सर नीचे की तरफ कर ले, छाती के नीचे कर ले, खूब जोर से उसके दोनों कंधों के बीच की जगह को थपथपाइए, ताकि अगर कोई चीज श्वसन मार्ग में अटकी हुई है तो इस आपके प्रयास से
आपके इस स्लैपिंग से वो निकल के बाहर आ जाए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, उसके पेट में उसकी टुंडी यानी नाभि के ऊपर एक मुट्ठी बना करके हाथ को रखिए और पेट को कस के दबाइए अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो इससे जो है एक प्रेशर बनता है छाती में और उस प्रेशर के जरिए जो भी फॉरेन बॉडी अटकी है वो निकल के बाहर आ जाती है। और इसका दूसरा रास्ता क्या है, उस व्यक्ति से कहिए कि एक कुर्सी का जो बैक होता है उसकी तरफ आगे की तरफ झुक जाए, तो कुर्सी का जो पीछे का बैक पोर्शन होता है वो आपके स्टमक को दबाता है, ऊपर की तरफ धकेलता है और कई दफे इस प्रयास से भी जो चोकिंग का सामान है, जो भी चीज है जो आपके श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर रही है, वो स्वतः बाहर निकल कर आ जाती है। और अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो आपको खुद से यानी फर्स्ट एडर को यह काम करना पड़ता है। आप व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को उसकी नाभि के ऊपर पेट पे रखिए और कस के एक झटके दीजिए ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, ताकि उसके अंदर छाती में प्रेशर बन जाए और जो नेगेटिव प्रेशर बनेगा उस नेगेटिव प्रेशर से वो फॉरेन बॉडी निकलकर बाहर आ सकती है। और यही प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, तो उसके फेफड़ों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको निकालने के लिए भी हम लोग इसी प्रक्रिया के जरिए हाथ उसके पेट पे रखते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं और कस के उसके पेट को दबाते हैं ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, ताकि फेफड़ों में मौजूद पानी जो इकट्ठा हो गया है वो निकल जाए, उसका सांस का रास्ता खुल जाए और व्यक्ति नॉर्मल तौर पे अपनी सांस लेने में सक्षम हो सके। इस चीज को 3-4 बार करिए और हर बार आपका जो थ्रस्ट है, आपका जो दबाव है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जो कोई भी चीज वहां पे ब्लॉक कर रही है उसको वहां से वो अपनी जगह से खिला सके। मतलब मात्र उसको फौरी तौर पे नहीं करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है, इलाज के तौर पे करना है। और अगर आप पूरे मन से और पूरी मनोयोग से इस तरीके से करते हैं तो आप निश्चित जान लीजिए 80 to 90% लोगों में ये चोकिंग निकल जाती है। और अगर कहीं 10% लोगों में नहीं निकल पाती है फिर अस्पताल में पहुंच के डॉक्टर लोग ही इसको ब्रोंकोस्कोप के जरिए या किसी और जरिए से इसको करते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर 3-4 कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, एक तो ये दूसरे के द्वारा पेट का, फिर खुद से पेट का और बाकी आगे झुकने वाला, इन तीनों ही तरीकों से फेफड़े के जो श्वसन मार्ग हैं उसमें अगर कोई चीज बाधा डाल रही है, अवरोध उत्पन्न कर रही है तो वो निकल जाती है और व्यक्ति अपनी सांस पुनः से लेने में माहिर या सक्षम हो जाता है। एक और चीज जो अक्सर देखी गई वो देखा गया मछली के कांटे। कभी कभी क्या होता है जब आप मछली खाते हैं तो कोई कांटा जाकर के सांस में फंस जाता है और नहीं निकल पाता है, तो खांसने से या इन प्रोसीजर से, इन प्रक्रियाओं से उसको निकाला जा सकता है। ज्यादा गहरा चला गया है, नहीं निकल पा रहा है तो फिर डॉक्टर ही उसको निकालते हैं अस्पताल में, लेकिन आप इन प्रयासों को एज ए फर्स्ट एडर घटनास्थल पर कर सकते हैं। ये जो मैं आपको अभी बता रहा था ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, देखिए ये इक्विपमेंट है जो आजकल हम लोगों ने हर बक्से में दिया हुआ है। जितने भी फर्स्ट एड बक्से स्टेशनों पर रखाए गए हैं सब में यह ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। और यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूरे भारतीय रेल में लखनऊ मंडल के ही सारे स्टेशनों पे ये हम लोग अवेलेबल करा पाए हैं। 10 स्टेशन हम लोग के ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट एड के बक्से जो रेलवे बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किए थे उनमें हमने अभी 4-6 महीने पहले सबको यह ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर प्रोवाइड कर रखा है। बस करना कुछ नहीं है, आप इसके पैड को उसकी छाती पे हार्ट के ऊपर लगा दीजिए, ये अपने आप डिवाइस एनालाइज कर लेती है कि इसके दिल की धड़कन की दर क्या है और उसी हिसाब से वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज हार्ट को देती है और नॉर्मल हार्ट बीट को लाने में बहुत बहुत मददगार होती है। एक फर्स्ट एडर के तौर पे ये सोने या प्लेटिनम से कम इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो हमारे मंडल में, लखनऊ मंडल के लगभग 10 स्टेशनों में हर फर्स्ट एड बक्से में हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है। बाकी अभी बहुत जगह नहीं आया है। वी आर द फर्स्ट इन इंडियन रेलवेज हु हैव प्रोवाइडेड इट टू ऑल आवर फर्स्ट एड बॉक्सेस इन रेलवेज। तो अब हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में या रिकैप करते हैं आपको। पहला आपका स्टेप है सेफ्टी। घायल रोगी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। बीच सड़क पे पड़ा है, दोबारा से एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ घटना ना घट जाए, उसके लिए उसको किनारे की तरफ कर दीजिए। पूछिए, देखिए, कमांड करिए कि वो जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, होश में है कि नहीं है। अगर है उस हिसाब से बढ़िए और सहायता के लिए अवश्य पुकारिए। अगर व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसको रिकवरी पोजीशन यानी रेस्क्यू पोजीशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि करवट के बल लिटा दें, एक पैर सीधा रखें, दूसरा पैर मोड़ दें और उसके बाद उसकी श्वसन मार्ग सीधा हो जाता है, सांस चालू हो जाती है और उसको बार बार आप देखते रहे जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है।
अगर नहीं सांस ले रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज को फौरन फोन करें, नंबर मैंने आपको बताए थे। और अगर इनसे नहीं काम बन रहा है तो सीपीआर टेक्निक यानी CAB यानी सर्कुलेशन, एयरवेज और ब्रीदिंग वाले स्टेप को अपनाने से हिचकिए मत। तो इस तरीके से अब आप जब एक किसी घायल व्यक्ति के पास खड़े हैं, आप खुद पजल्ड हैं, तो आपको क्या करना है? गेट हेल्प। सबसे पहले सहायता पाने की कोशिश करिए। रोगी को किसी भी प्रकार का कोई ड्रिंक्स या फूड कुछ मत दीजिए, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में या घायल अवस्था में हो सकता है वो आपके द्वारा दिया हुआ पेय पदार्थ या आपके द्वारा दिया हुआ खाद्य पदार्थ बजाय उसके खाने की नली में जाने के सांस की नली में चला जाए। तो जो व्यक्ति अब तक सीरियस नहीं था वो आपके इस नासमझी के कृत्य से और परेशान हो सकता है और हो सकता है उसकी जिंदगी भी चली जाए। इसलिए किसी भी घायल व्यक्ति को, किसी भी बेहोश व्यक्ति को आप कभी भी कोई भी खाना या कोई भी पानी वानी देने की कोशिश न करें। उसकी कंडीशन और खराब ना होने पाए इसके लिए समुचित उपाय करें, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। कोशिश करें उसको ढक दें, उसकी बॉडी गर्म रहे। जब बॉडी गर्म रहेगी तो उसके अंदर के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाएं चालू रहेंगी। ठंड में ये सब जैविक प्रक्रियाएं और धीमी पड़ जाती हैं, इसलिए हो सके तो उसको कंबल उड़ा दें या कोई कपड़ा उड़ा दें ताकि उसका शरीर गर्म रहे। और सबसे बड़ी बात है, आप उसको सांत्वना देते रहिए। अगर वो होश में है, आपकी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, आप उसको सांत्वना दीजिए। परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपके द्वारा सांत्वना के बोले 2 शब्द हो सकता है उसके अंदर जीवन जीने की शक्ति का पुनः संचार कर सके। और वो व्यक्ति जो अपने आप को बिल्कुल ही निराश समझ चुका हो सकता है आपके बोल से, आपके वचनों से वो उसमें पुनः कुछ इच्छा जीवन जीने की जागृत हो सके। कम्युनिकेट वेल, रोगी से बराबर बात करते रहिए, परेशान मत हो। ठीक है, ये मैं इसका इंतजाम कर रहा हूं, मैं बुला रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बार बार उससे संवाद कायम रखिए। संवाद कायम रखने का सबसे बड़ा जो और कारण है वो ये है कि उसका होश बरकरार रहता है। वो जो आदमी बेहोशी में स्लिप कर सकता है वो आप उसको रोक लेते हैं। अगर आप उससे बातचीत करते रहते हैं, उसको होश में बनाए रख सकते हैं, तो आप उससे बराबर संवाद स्थापित करिए अगर वो इस परिस्थिति में है तो। और दूसरी बात यह है, उसको पूरी सम्मान के साथ और पूरी प्रतिष्ठा, डिग्निटी के साथ उसको ट्रीट करिए। यह मत समझिए ये तो बेचारा लाचारा बेचारा जो कुछ बेसहारा है। आप उसको एक इंसान की तरह पूरे सम्मान के साथ डील करिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रिमेन काम। खुद अगर आप अपना कूल खो देते हैं, आप खुद विचलित हो जाते हैं, आप खुद लगते हैं घबरा गए, परेशान हो गए, तो आप दूसरे को तो सांत्वना दे नहीं पाते, खुद ही में आप अपने आप में उलझ जाते हैं। तो कोशिश करिए अपना मेंटल कूल, अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखिए और रोगी के लिए जो कुछ भी आप बेस्ट कर सकते हैं उसमें करने में जरा भी संकोच ना करिए। क्योंकि हो सकता है आज जो आपके सामने रोगी पड़ा है वो कल उसकी जगह आप हो। और अगर आप हैं और आप अगर किसी की सहायता के लिए नहीं रुके हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कि आपके लिए भी कल को कोई नहीं रुकेगा। क्योंकि जैसा जीवन का सिद्धांत है, आपके कर्म लौट लौट के आते हैं। आज आप किसी के लिए अगर खड़े हैं, आज आप किसी के लिए रुके हैं, तो कल को अगर आप उस अवस्था में खुद पहुंचते हैं तो कहीं ना कोई आपके लिए भी खड़ा होगा, आपके लिए रुकेगा। ये बात आप इसको निश्चित विधान मान के चलें और कभी भी अपनी जो भी थोड़ी बहुत सहायता दे सकते हैं देने में संकोच मत करिए। ये मेरा आपको आज एक मुख्य संदेश है आज इस बोन एंड जॉइंट डे के दिवस पर। कुछ चीजें आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए जो जरूरी है, बस उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जीवन में व्यायाम करने की आदत डालिए। अगर आप जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं, जैसे ये मैंने फोटोज दिखाई हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं कर सकते हैं, पैदल चलने की आदत डालिए, लेकिन अपने आप को सक्रिय रखिए। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपके सारे जोड़ सक्रिय रहते हैं, आपकी सारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसलिए व्यायाम को, योगाभ्यास को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए और अपने दिन का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा मुझे अपने शरीर पर देना है। क्योंकि ये बात जान लीजिए, जिस दिन आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है उस दिन दुनिया का हर रिश्ता भी आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए स्वास्थ्य परम है, इस पे ध्यान आपको देना है। नियमित व्यायाम करिए, नियमित अभ्यास करिए, अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए, जोड़ों को लचीला रखिए। हो सके तो खुले में खेलने की आदत डालिए। अगर आप इतने सक्षम नहीं भी हैं कि आप खेल सके, आपके जोड़ इतने मजबूत नहीं रह गए, इतने लचीले नहीं रह गए हैं, तो कम से कम वॉक करिए, सीढ़ियां चढ़ने उतरने की कोशिश करिए, ताकि आप जितना भी अपने शरीर को एक्टिव रह सके, सक्रिय रह सके, सक्रिय जीवन शैली अपना सके, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे, उतने ही आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और मजबूत रहेंगी।
दिन में कुछ टाइम जरूर निकालिए खुले में धूप में बैठने का, क्योंकि धूप में बैठने से एक तो आपको सूर्य की ऊर्जा मिलती है, दूसरी बात है आपके शरीर में विटामिन डी बनता है, और ये विटामिन डी जैसा कि आप सब जानते हैं आपके आहार से कैल्शियम को शोषित करने में, एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और आजकल ये देखा जा रहा है कि हम लोग चूंकि इंडोर लाइफ के आदी होते हैं, घर से निकलते हैं, कमरे से गाड़ी में बैठ जाते हैं, सीधे ऑफिस में आते हैं, चैम्बर में बैठ जाते हैं, हम लोग कहीं भी खुले में धूप को एक्सपोज ही नहीं होते हैं, और इसीलिए विटामिन डी की बहुत कमी आ रही है। एक सर्वे किया गया है इंडिया में जिसमें यह देखा गया है कि हम हिंदुस्तानी विटामिन डी के मामले में बहुत वीक हैं। एक एक दो दो यूनिट मिलता है, जो कि 30 कम से कम होना चाहिए, और इसीलिए मैं तो सबसे सलाह देता हूं और सबसे कहता हूं कि 40 के बाद तो कम से कम हर हफ्ते कम से कम एक विटामिन डी 60,000 यूनिट का पैकेट जरूर ले लीजिए। 10 हफ्ते तक लेकर के अपना विटामिन डी का लेवल बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद महीने महीने आप लेते रहिए, ताकि विटामिन डी की कमी आपके शरीर में ना होने पाए। और अब तो ये कहा जाता है कि विटामिन डी वो हार्मोन है जो आपके शरीर की हर जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, और कुदरत ने कितना बढ़िया इसीलिए दे रखा है आपको सूरज का एक्सपोजर, मात्र 15-20 मिनट का आपका सूरज का एक्सपोजर, वो भी दोपहर के समय 1 से 3 के बीच में अगर है तो दैट इज द आइडियल, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें ऐसे एंगल से आपके शरीर पर पड़ती हैं जिसमें आपके शरीर में विटामिन डी का मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसलिए धूप में आप जरूर बैठें। संतुलित भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, जैसा कि मैंने दिखाया है आपके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, विटामिन, खनिज, लवण सब कुछ होने चाहिए। सिर्फ आजकल की तरह ये जंक फूड जो आपका आता है, बर्गर, पिज्जा या इस तरह की चीजें, ये न लें, क्योंकि इनमें सारे के सारे तत्व मौजूद नहीं होते हैं, और जब सब तत्व मौजूद नहीं होंगे तो आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ये कुछ देखिए मैंने ट्रेडिशनल थालियां दिखा रखी हैं, इसमें कुछ गुजराती थाली हैं, कुछ वैसी हैं जिसमें सब तरह के भोजन लगभग उपलब्ध हैं। और इधर की तरफ जो मैंने दाईं तरफ कोने में दिखाया है, ये पदार्थ कैल्शियम से रिच होते हैं। जो दूध है आपका, मछली है, पालक है, दही है या बादाम है, ये चीजें कैल्शियम से रिच होती हैं। सूर्य की रोशनी में आपको विटामिन डी बन जाता है। खाने के इन खानों से आपको कैल्शियम मिल जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिल जाते हैं, और आप निश्चित जानिए आप एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ तन और मन के मालिक हो जाते हैं। इन चीजों को आप बचाइए। जंक फूड, खासकर जो पिज्जा है, बर्गर है, नूडल्स हैं, ये सब चीजें, फ्रेंच फ्राइज हैं या कोलाज हैं, सिगरेट है, अल्कोहल है, ये सब चीजें हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं, हड्डियों का क्षरण बहुत तेजी से करती हैं, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। इसलिए बच्चों को भी ट्रेन करिए, खासकर आजकल के बच्चे इन सब के बड़े शौकीन होते हैं, उनको धीरे धीरे आपको इनके दुष्प्रभावों के बारे में बताना होगा, जागरूक करना होगा, स्वयं को जागरूक करना होगा, तभी आप उनके स्वास्थ्य को आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। एक बात यहां पे और थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है खान पान, क्योंकि लड़कियां 18-20 साल तक जितना अपने शरीर में कैल्शियम जमा कर लेती हैं, जिसको हम लोग पीक बोन मास कहते हैं, वही उनके पूरे जीवन में काम आता है, और उनको कैल्शियम की जरूरत गर्भावस्था में या स्तनपान के समय बहुत रहती है। और अगर उनका ये बोन बैंक, पीक बोन मास कमजोर है, तो आप निश्चित जानिए कि एक सर्टेन एज के पश्चात जब उनका रजोनिवृत्ति का दौर आता है, उसके बाद उनकी हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होती जाती हैं, फ्रैक्चर होते जाते हैं, कमर दर्द शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। इसलिए लड़कियों के खान पान पर विशेषकर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ कैल्शियम जो खाने से या दवाओं से उनके शरीर में 18-20 साल तक जमा होगा, वही उनके पूरे जीवन भर 75-80 साल, 85 साल, 90 साल जो भी उनकी आयु है, वही जाएगा। इस बैंक में वो जितना पैसा जमा कर लेंगी, वही पैसा उनको अपनी आगे की जिंदगी में खर्च करना है, क्योंकि उसके बाद नया कुछ नहीं बनता। जो कुछ आपने जमा कर रखा है, बस वही जमा खर्च चलता रहता है। इसलिए खान पान के लिए विशेषकर 20 साल की उम्र तक, किशोरावस्था तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और विशेषकर लड़कियों में, जैसा मैंने बताया, इन कुप्रभावों को रोकने के लिए इन खानों पर रोक लगाएं और स्वस्थ पौष्टिक आहार देने की कोशिश करें। तो इस तरह आप अपनी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए अपने कैल्शियम को बढ़ाएं खाने में, जैसा कि मैंने दिखाया, ब्रोकोली है, पालक है, दूध है, पनीर है, बादाम है, इन चीजों का सेवन ज्यादा करें। एंजॉय अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सुबह धूप में बैठने की कोशिश करें। वैसे तो आइडियल दोपहर की धूप होती, लेकिन दोपहर में हर आदमी अपने काम में व्यस्त होता है, तो नहीं कर सकता, तो कम से कम सुबह सुबह धूप में 15-20 मिनट बैठ करके अपने शरीर में विटामिन डी बनाने का काम सुनिश्चित करें।
खाने में ज्यादा नमक ना लें, क्योंकि जितना नमक आप ज्यादा लेते हैं उतना ही आपकी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, दूसरे ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए खाने में नमक कम से कम लें। एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 1 चम्मच नमक पर्याप्त है, जिसे 5 ग्राम कहते हैं। इससे ज्यादा का नमक की आपको जरूरत नहीं होती। अगर आप धूम्रपान के आदी हैं, धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान से आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। सोडा न लें, क्योंकि सोडा जो है वो हड्डियों में जाकर के कैल्शियम को खींच लाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए कोका कोला या सोडा टाइप की चीजें, जो पेय पदार्थ हैं, इनको आप प्रयोग करने से बचें, आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। और कॉफी के साथ भी यही बात है। कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है, ये भी हड्डियों से कैल्शियम को निकालता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और आपकी हड्डियां अगर कमजोर हो गई तो देर सवेर आपको हड्डियां टूटने की बीमारी हो सकती है, आपको और अन्य बीमारी हो सकती है। इसलिए शुरू से ही एक स्वस्थ जीवन शैली, एक पौष्टिक आहार लेने की आदत डाल लीजिए, और जो कुछ पदार्थ या कुछ व्यसन आपके हड्डियों और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि अगर ये कुछ उपाय आप अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक लंबी आयु तक अपने एक स्वस्थ शरीर के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। और मैं आज बोन एंड ज्वाइंट दिवस, हड्डी और जोड़ दिवस के अवसर पर आप सबके लिए उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको दीर्घायु दे, आपको स्वस्थ जीवन दे, और आपको एक समृद्ध जीवन जीने के लिए रास्ते बताता चले। और आप उपाय अपनाइए, ईश्वर आपके साथ है। बस इन्हीं मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ आपको हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों के साथ साझा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग इन जानकारियों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू वंस अगेन सर। अब मैं अपर मंडल ऋण प्रबंधक प्रशासन महोदय श्री राघवेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए सर। आदरणीय मंडल ऋण प्रबंधक महोदय जी, सीएमएस साहब, और हमारे पीआरओ साहब, और सभी सीनियर डॉक्टर्स और अधिकारी हमारे डिवीजन के। डॉक्टर साहब ने एक जो व्याख्यान आज दिया है, ये बहुत ही सरल भाषा में दिया गया व्याख्यान है, जो कि हम सबसे रिलेटेड है। ये कोई डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। हर डॉक्टर साहब ने बताया कि कल आपके साथ, दूसरे के साथ जो अगर आप करेंगे तो वही आपके साथ भी हो सकता है। जो था उसके संदर्भ में जो हड्डियों के विषय में बताया, तो इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो भी बताई चीजें वो शायद हमेशा लागू रहेंगी, पहले से भी थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, तो आई एम नॉट डॉक्टर, लेकिन फिर भी मुझे याद आता है कि कोविड, पोस्ट कोविड के में जो पीरियड है हम लोगों के लिए, वो हेल्थ और फिटनेस के मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जिनको भी कोविड हुआ है, मोस्टली लोगों ने स्टेरॉइड लिए हैं, बहुत सारी चीजें ली हैं, तो उससे वैसे ही होता है कि हमारे शरीर के बहुत सारे सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। स्पेशली कि कहते हैं जो है स्टेरॉइड से जो टिश्यूज होते हैं हड्डियों के, उनकी डेथ होती है या वो कमजोर हो जाते हैं। तो उस मामले में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों को अपनी फिटनेस और हेल्थ पे काफी ध्यान रखना होगा, और उसके लिए एक्सरसाइज करना, धूप में निकलना, ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया। हमें अपने दैनिक जीवन में इसको हमेशा रखना चाहिए। मैं मंडल ऋण प्रबंधक महोदया जी और सभी जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने निजी समय से या व्यस्त समय से निकालकर कुछ समय इसके लिए दिया। और राजभाषा विभाग भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि इस तरीके की संगोष्ठियां, स्पेशली मैं बहुत सारे अधिकारियों को बोलता रहता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब
हमेशा अपना कोई ना कोई जो देते हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के सबसे करीब विषय होते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, उन पे व्याख्यान देते हैं। तो वंस अगेन मैं डॉक्टर साहब को और मेडिकल टीम को, समस्त मंडल को और मंडल प्रबंधक महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं इस वेबिनार के औपचारिक समापन की डीआरएम मैम से अनुमति चाहूंगा। मैम। बहुत ही लाभदायक परिचर्चा रही आज, तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और पुनः एक बार मैं सभी लोगों का, जो लोग इससे संबद्ध रहे, उनके इस आयोजन पर उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम।